Once again, welcome everybody present here. Children, you already know that we have already discussed that what was the economic and social condition in Russia prior to the occurrence of revolutions there. And you already know that two aspects of the society has been discussed in this chapter. First about the peasants and second about the workers. In 1914, there was the rule of Tsar Nicholas II, and he had a big empire. And to bring about a socialist revolution against Tsar was not an easy task. First of all, there was need to spread the ideas of socialism in one hand and create the parties, mobilize the people, and then prepare them for the future revolution. But prior to starting of the revolution, what were the condition of the society, what were the condition of the economy prevailing in Russia, it is our first duty to know, because हमें ये जानना पड़ेगा कि वहाँ की सामाजिक परिस्थिति, वहाँ की आर्थिक परिस्थिति कैसी थी, जिसके चलते वहाँ क्रांति का माहौल, सोशलिज्म वहाँ कैसे आया, उसके पहले की स्थिति वहाँ क्या थी, ये जानना जरूरी है। तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर किसान जो थे 85% किसान थे, और किसान जो थे वो नॉवेल्स के अगेंस्ट में रहते थे हमेशा। किसान जो थे वो आपस में थोड़ा बटे हुए भी थे, कुछ रिच थे कुछ पुअर थे। लेकिन किसानों के साथ सबसे बड़ी जो बात थी वो थी कि हर 3-4 साल के बाद गांव में जो किसान रहते थे वो अपने गांव के मीर को ज़मीन सौंप देते थे और फिर कहते थे कि आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ज़मीन को। ये नहीं कि जो ज़मीन मिली हो हमेशा के लिए उसी ख़ानदान के पास या उसी परिवार के पास रहेगी। इसके पीछे तर्क ये था कि अगर किसी गांव में चारों तरफ की ज़मीन उपजाऊ एक समान नहीं होती है, कोई ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ होती है, कोई कम उपजाऊ होती है। अगर जिसके हाथ में उपजाऊ ज़मीन हो जाएगी तो अच्छी उपज के बल पर अधिक धनी होता जाएगा, और जिसकी ज़मीन अनुपजाऊ रहेगी वो उतना उत्पादन नहीं कर पाएगा और उतना धनी नहीं हो पाएगा। तो ये एक किसानों के बीच में जो ज़मीन को रीडिस्ट्रीब्यूट 3-4 साल के बाद होती थी, ये एक सोशलिस्ट तरह की विचारधारा थी और ये बहुत ही रिमार्केबल बात थी। तो कुछ लोगों ने सोचा कि रसिया में जो क्रांति सोशलिज्म आएगी, सोशलिस्ट क्रांति जो आएगी, समाजवाद की जो क्रांति आएगी रसिया में, वो किसान के चलते ही आएगी। लेकिन जो समाजवाद क्रांति के बहुत बड़े रसिया में नेता थे लेनिन, जिनके बल पर ये क्रांति आई थी, लेनिन के बल पर, उन्होंने कहा कि नहीं, रसिया में केवल एक ही वर्ग किसान ही नहीं है, और भी वर्ग हैं। यूरोप में तो जो सोशलिज्म की विचारधारा आई थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी के बैकग्राउंड में आई थी, मजदूरों की दुर्दशा देखकर आई थी। और रसिया में केवल 2 ही इलाके में अभी इंडस्ट्री लगने शुरू हुए थे, एक सेंट पीटर्सबर्ग इलाके में और दूसरा मॉस्को के क्षेत्र में। और रसिया में भी वही मज़दूरों का हाल था जो यूरोप में था। यहाँ भी उन्हें 14-15 घंटे काम करते थे। 1914 का एक डाटा है कि 30% रसिया में महिलाएं और बच्चे फैक्ट्रियों में काम करते थे। जार ने फैक्ट्री इंस्पेक्टर बना कर रखे थे, लेकिन वो काम अपने अच्छे ढंग से नहीं कर पाते थे। रसिया में मज़दूरों को डॉर्मेट्री में, ज़मीन के अंदर डॉर्मेट्री होती थी और लंबी लाइन से बिछावन लगी होती थी, और उसके अंदर बंकर में लोग, डॉर्मेट्री में लोग रहते थे, छोटे छोटे, मतलब केवल बेड रहते थे। एक ही कमरे में, लंबा कमरा में बहुत सारे मज़दूर रहते थे, और उन्हें भी मज़दूरी कम मिलती थी, उन्हें भी अच्छे पानी की व्यवस्था नहीं थी, अच्छी क्वार्टर की व्यवस्था नहीं थी, उनके बच्चों के लिए अच्छे मतलब एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं थी, किसी तरह वो गुजारा करते थे। तो यहाँ पर इसे समाज में जहाँ 85% किसान हो, वहाँ पर ये सोशलिस्ट क्रांति कैसे आ गई, इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि रसिया की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति वहाँ क्या थी जिसके चलते वहाँ क्रांति हुई। तो उसमें हम लोगों ने मज़दूरों के बारे में भी देखा कि मज़दूर जो थे वो भी आपस में थोड़ा बटे हुए थे।
क्योंकि जो क्रांति लाने वाले नेता थे, जो सोशलिज्म की विचारधारा फैलाने वाले नेता थे, वो समाज का अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे कि आखिर समाज में किस ग्रुप के लोग हैं और कैसे उनको यूनाइट किया जाए। क्योंकि जार के अगेंस्ट में इतना बड़ा जार है, उसका इतना बड़ा साम्राज्य है, वो राजतंत्र है अभी भी वहाँ पर, और उसके अगेंस्ट में क्रांति लानी है तो सबको संगठित होना पड़ेगा, सबको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो इस तरह से वो स्टडी कर रहे थे। तो किसानों के बारे में तो उन्होंने देख लिया कि किसान जो हैं उनमें एक विचारधारा है कि 4 साल पर अपने गांव के मुखिया को ज़मीन लौटा देते थे और फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करवाते थे। मज़दूरों की जहाँ तक बात थी तो मज़दूर भी जो थे वो बेचारे अपना मतलब उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंसेस था। जो आयरन वर्क्स में काम करने वाले मज़दूर थे अपने को सुपीरियर मानते थे, और जो दूसरे फैक्ट्री में काम करते उनको इन्फीरियर माना जाता था। लेकिन जब भी मज़दूर ये सुनते थे कि किसी फैक्ट्री से किसी मज़दूर को निकाल दिया गया है तो फिर वो आपस में मिलकर स्ट्राइक करते। स्ट्राइक करने के मामले में वो आगे रहते थे। 1914 के पहले सारी पार्टियां इलीगल थी, क्योंकि जार नहीं चाहता था कि उसके अगेंस्ट में कोई आवाज़ उठाए, कोई राजतंत्र के विरुद्ध आवाज़ उठाए, कोई संगठित हो, कोई क्रांति लाने का प्रयास करे। क्योंकि जार देख रहा था कि यूरोप में सभी जगह डेमोक्रेसी आ रही है, फ्रांस में तो 1789 में ही डेमोक्रेसी का बिगुल बच चुका था, लेकिन 1914 तक रसिया में अभी राजतंत्र चल रहा था। तो जार ने सारी पार्टियों को इलीगल घोषित कर दिया था। 1914 से पहले सारी पार्टियाँ इलीगल थी, और जो भी पार्टियाँ थी वो सरकार के चोरी छुपे काम करती थी। और तो इसी में रसियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी जो वर्कर्स पार्टी बनी थी, रसियन सोशल वर्कर्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो बनी थी 1898 में, वो भी मतलब अंडरग्राउंड होकर काम करती थी, चोरी छुपे काम करती थी। उसने बहुत सारे काम किए और मतलब समझदारी विचारधारा को फैलाने के लिए पेपर छापे, मजदूरों के लिए काम किए। अब यहाँ पर रसिया में जो सबसे पहले क्रांति होती है उसको होती है 1905 का रेवोल्यूशन, 1905 की क्रांति, जिसे हम लोग ब्लडी संडे भी कहते हैं, खूनी रविवार भी कहते हैं। अब ये क्रांति क्या थी और ये कैसे हुई, ये स्टडी करते हैं। रसिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, रसिया एक ऑटोक्रेसी था, राजतंत्र था वहाँ पर। द जार वॉज नॉट सब्जेक्टेड टू द पार्लियामेंट, रसिया में अभी भी कोई पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली नाम की चीज़ नहीं थी। वंस द जार टेक्स डिसीजन नो बडी कैन मेक क्वेश्चन मार्क ऑन हिज डिसीजन। राजा या जार जो भी डिसीजन रसिया में लेता था उसके डिसीजन पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता था, कोई भी उसके डिसीजन को रोक नहीं सकता था, विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ वैसी व्यवस्था ही नहीं थी कि उसका कोई विरोध करे, ना कोई पार्लियामेंट ही थी। जैसे फ्रांस में सबसे पहले क्रांति हुई तो वहाँ पर सबसे पहले नेशनल असेंबली बनी, नेशनल असेंबली में लोग चुन कर आए। ये अलग बात है कि सबसे पहले रिच लोगों को ही वोट देने का पावर मिला, लेकिन जो नेशनल असेंबली बनी वो बनी क्यों फ्रांस में बनी थी? वही राजा के किसी भी डिसीजन को मतलब उसको रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए राजा जो डिसीजन ले रहा है वो सही ले रहा है कि गलत ले रहा है, इसी को देखने परखने के लिए। तो राजा पहले जैसा स्वतंत्र नहीं हो रहता था फ्रांस में, तो इसीलिए जब फ्रांस में नेशनल असेंबली बनी तो फ्रांस मतलब मोनार्की से बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब कि राजा के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल रहेगा। लेकिन रसिया में तो अभी भी राजा जो था, देयर वाज नो एनी बॉडी, पॉलिटिकल बॉडी इन रसिया टू रिस्ट्रेन द पावर ऑफ किंग। राजा के डिसीजन के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए कोई यहाँ पर संवैधानिक संस्था नहीं थी, कोई पार्लियामेंट नाम की चीज़ नहीं थी। लिबरल्स वांटेड टू एंड दिस स्टैंड ऑफ सोसाइटी अफेयर। तो सबसे पहले रसिया में जो लिबरल विचारधारा के लोग थे, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना चाहते थे, जो रिच लोगों को ही केवल वोट देना पावर देना चाहते थे, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी वो रखना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। राजा के ऊपर अंकुश रखने के लिए, राजा के ऊपर कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट होनी चाहिए। दे वर्क टुवर्ड्स डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1905। तो जो 1905 का रिवोल्यूशन फर्स्ट टाइम रसिया में हुआ, उसके लिए लिबरल्स लोग आगे आए और उन्हें कहा कि नहीं, यहाँ पर एक पार्लियामेंट होना चाहिए। लेकिन ये 1905 का रिवोल्यूशन था क्या, कैसे हुआ, हाउ डिड इट अकर, ये कैसे घटित हुआ? तो इसके लिए यहाँ पर रीजंस दिए हुए हैं कि प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली 1904 दैट द रियल वेजेस डिक्लाइन बाई 20%। 1904 में रसिया में ऐसी परिस्थिति बनी कि सारे खाने पीने की चीज़ों की दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। साधारण जनता और गरीब लोगों को खाने पीने की चीज़ों को सामान खरीदने में परेशानी होने लगी। मजदूरों की मजदूरी 20% घट गई। ड्यूरिंग दिस टाइम 4 मेंबर्स ऑफ पोलिटोवा आयरन वर्क्स वेर डिसमिस्ड। और इसी समय पोलिटोवा आयरन कारखाना था जहाँ के 4 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। अब जैसे ही मैंने बताया था कि रसिया में वर्कर डिवाइडेड थे, लेकिन जब कभी भी वे सुनते थे कि किसी कारखाने से किसी मजदूर को निकाल दिया गया या किसी को कम मजदूरी दी जा रही है, तो यूनाइटेड हो जाते थे। तो यूनाइटेड हो गए, स्ट्राइक के लिए तैयार हो गए,
हड़ताल करने के लिए। ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग अ रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स एंड इंक्रीज इन वेजेस। लगभग 1,10,000 सेंट पीटर्सबर्ग में मजदूर इकट्ठा हो गए और उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों में जो काम के करने के घंटे हैं 14-15 घंटा, उसे घटाया जाए और लोगों की मजदूरी बढ़ाई जाए। द प्रोसेशन वाज लेड बाई फादर गैपोन, और इनके जो हड़ताल करने वाले जो मजदूर थे, इनके जो नेता थे, इनका जो लीडर था, वो चर्च के एक पादरी थे, इनका नाम था फादर गैपोन। द प्रोसेशन वाज अटैक्ड बाई द पुलिस एंड कोसैक्स। तो जब ये प्रदर्शन करते हुए मजदूर विंटर पैलेस के पास, जहाँ राजा का महल था, उसके पास पहुँचे तो राजा के सैनिकों ने उन पर गोली चला दी। एक विशेष पुलिस दस्ता था जिसे कोसैक कहते हैं। ओवर 100 वर्कर्स वेयर किल्ड, लगभग 100 मजदूर मारे गए। अब जैसे ही पूरे देश में मजदूरों की मारने की बात फैली कि राजा ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, 100 मजदूर मारे गए, वो अपनी बात को वहाँ उठाने गए थे कि फैक्ट्रियों में काम के घंटे घटाए जाए, मजदूरी बढ़ाई जाए, तो राजा ने तो उन पर गोली चलवा दिया, 100 मजदूर मारे गए। अब ऐसा सुनकर चारों तरफ रिएक्शन होने लगा, जनता में आक्रोश आ गया और चारों तरफ स्ट्राइक होने लगे। ये फादर गैपोन का फ़ोटो है। पीपुल डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लोग ये डिमांड करने लगे देश में चारों तरफ कि नहीं, राजा इस तरह से कोई डिसीजन ले ले और उस पर कोई रोक न हो, ये गलत बात है। यूरोप में सारा जगह पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन रही है और रसिया में अभी भी राजतंत्र चल रहा है, ये ठीक बात नहीं है। यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट होना चाहिए, एक जनता का सभा होना चाहिए, जनता उसमें चुन कर जाएगी और वो राजा के डिसीजन पर मतलब कंट्रोल करेगी। द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। जब चारों तरफ देश में आक्रोश की लहर बढ़ गई, डॉक्टर, इंजीनियर सभी लोग सड़कों पर आ गए और सभी जगह छात्रों ने कॉलेज में हड़ताल शुरू कर दिया, तो राजा देखकर थोड़ा सचेत हो गया और राजा ने कहा कि ठीक है, अब से रसिया में एक पार्लियामेंट रहेगी जिसका नाम ड्यूमा रहेगा। तो रसियन पार्लियामेंट का फर्स्ट टाइम नाम ड्यूमा पड़ा। ये 1905 के क्रांति के बाद हुआ। द जार डिसमिस्ड, लेकिन जार तो जार था। ही नेवर वांटेड दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी शुड हैव अ पावर टू रिस्ट्रेन हिज डिसीजन। जार कभी नहीं चाहता था कि कोई ऐसी संस्था बने, कोई नेशनल असेंबली बने जो उसके किसी भी डिसीजन को रोक दे। इसलिए उसने क्या किया, चालाकी से फर्स्ट ड्यूमा को, फर्स्ट पार्लियामेंट को 75 दिनों में डिसमिस कर दिया और फिर सेकेंड ड्यूमा का इलेक्शन हुआ। इसी बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया वर्ल्ड में। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया दो ग्रुप के बीच। एक ग्रुप का नाम था एक्सिस पावर, जिसमें कि जर्मनी थे, ऑस्ट्रिया था, तुर्की था, और दूसरे ग्रुप का नाम था एलाइज पावर, मित्र संघ राष्ट्र, जिसमें कि मतलब रसिया भी था, जिसमें कि आपका ब्रिटेन भी था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये शुरू हो गया दो ग्रुप के बीच में। आप देख सकते हैं सेंट्रल पावर एंड एलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर में ये आप देख सकते हैं जर्मनी है और यहाँ तुर्की है 4 नंबर में। तो इस तरह से ये पीला कलर में, तो जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, तुर्की है, पीला रंग का जो है ये सेंट्रल पावर है। सेंट्रल पावर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं के चलते फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ। और एलाइड पावर में आप देखिए, इधर में यूएसए है, यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है और रसिया है। ये तीनों एक साइड में थे और एक साइड में जर्मनी था, तुर्की था और ऑस्ट्रिया था। तो इस तरह से ये फर्स्ट वर्ल्ड वार चालू हो गया दो ग्रुप के बीच में। इन रसिया द वार वाज इनिशियली वेरी पॉपुलर बट लेटर सपोर्ट ग्रीव थीम। शुरू में रसिया में जार ने अपने सैनिकों को वर्ल्ड वार में भेज दिया, तो वहाँ रसिया की जनता बाकी खुश थी, अच्छी बात है, बढ़िया चीज़ है, ठीक है, जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई चल रही है। लेकिन धीरे धीरे रूस की हार होने लगी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो जर्मनी के विरुद्ध लोगों के मन में भावना भड़कने लगी। जर्मनी को लोग नफरत के ढंग से देखने लगे। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, लोगों के मन में जर्मनी के प्रति विद्वेष की भावना आ गई रसिया में। रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रशियन आर्मी की बहुत हार हुई, इतनी हार हुई, इतना लॉस हुआ, इसका डाटा दिया हुआ है। 7 मिलियन कैजुअलिटी, लगभग 70 लाख रसिया के सैनिक मारे गए और 3 मिलियन रिफ्यूजी इन रसिया, और लगभग 30 लाख रिफ्यूजी होंगे। क्यों? क्योंकि रशियन आर्मी जब हार कर पीछे लौटने लगी तो रास्ते में पड़ने वाले गांवों को नष्ट करने लगी, क्योंकि उसे अंदेशा था कि जर्मनी की सेना पीछे से अगर उनकी पीछा करते हुए आएगी तो इन गांवों में मिलने वाले अनाज और जानवरों को खाकर आराम से यहाँ जिंदा रहेगी और फिर रसिया पर चढ़ाई कर सकती है। इसलिए रशियन आर्मी जब हार कर लौटने लगी, भागने लगी, तो अपने ही देश के गाँव नष्ट करने लगी, जिससे कि अपने ही देश में 30 लाख लोग शरणार्थी हो गए, बिना घर के रह गए।
द वार आल्सो अफेक्टेड द इंडस्ट्री, युद्ध के चलते इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रसिया में घट गया, इंडस्ट्री के सामान अब विदेश नहीं जा पा रहे थे। देयर वाज लेबर शॉर्टेज, जर्मनी में मतलब मज़दूरों की कमी होने लगी क्योंकि अच्छे अच्छे मज़दूरों को युद्ध के लिए भेजा जाने लगा था। रेलवे लाइंस भी टूटने लगे धीरे धीरे और वर्कशॉप भी क्लोज होने लगी। देयर वाज द शॉर्टेज ऑफ ग्रेन एंड हेंस ऑफ ब्रेड, धीरे धीरे देश के अंदर अनाज की कमी होने लगी क्योंकि खेत की सारे अनाज को मतलब सीमा पर भेजा जाता था सैनिकों को लड़ने के लिए। तब इसी परिस्थितियों के बीच में रसिया में फरवरी रेवोल्यूशन 1917 होता है, 1917 का फरवरी का रेवोल्यूशन। अब हम इसको देखेंगे अगले वीडियो में।